तो कैसे हैं आप सब? होप सब आप अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास की बात करें तो अपन ने लास्ट क्लास में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था। ठीक है, आज अपन जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बेस स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि अगर हम आज प्रॉब्लम्स की बात करें तो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। ठीक है, जितनी अपन को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास अपन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा था कि भाई क्या क्या वो बताता है। तो उसी को जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो मेन न्यूटन्स लॉ था वो हमने उस दिन देख लिया था कि भाई ये न्यूटन्स के तीनों लॉस थे। तो आज जो हम बात करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उससे रिलेटेड जो जो भी चीजें हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि जो फोर्स होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होती है? जीरो होती है। वो क्या होती है? जीरो होती है। फोर्स जीरो का मतलब क्या है, इस बात को समझे हम कि किसी भी बॉडी पे जो नॉट फोर्स लग रही है, इफ एफ नेट फोर्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स यानी कि बहुत सारी फोर्सेस का सम, ठीक है, वो क्या होने वाला है? वो जीरो होने वाला है। एफ नेट का मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एफ नेट मतलब कि जो फोर्सेस उस पे लग रही है, F1 F2 यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही होंगी, ठीक है, वो सब क्या होंगी? जीरो होंगी। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है। क्या बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा या फिर वो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है, तभी तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड हो पाएगा, है ना। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाली फोर्स जीरो हो तो हमारा क्या वैलिड हो जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड हो जाता है। यानी कि नेट फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो जीरो होगी, तो ऑब्जेक्ट क्या फॉलो करेगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि यहां से बोल सकते हैं कि अगर ये सब ऐसा है देन क्या होगा कि जो बॉडी रेस्ट में है, देन अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, है ना, रेस्ट। और जो बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अगर ऐसा है तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि जो बॉडी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अब ये जो केस है, अब किसी बॉडी है, मान लीजिए बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, इस पे लगने वाली जो फोर्सेस है उसका सम, जो नेट फोर्स है उसका सम क्या है? जीरो है। ठीक है, तो उस केस में इस बॉडी में कोई चेंज आएगा? स्टेट चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन स्टेट क्या होगा? चेंज इन स्टेट भी जीरो होगा। ठीक है, तो जब चेंज इन स्टेट हो ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन? इक्विलिब्रियम मतलब कि वो स्टेट चेंज, मतलब वो कंडीशन जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस क्या हो? जीरो हो और बॉडी का क्या है? कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रहा हो। ठीक है, अब क्योंकि फोर्स जीरो है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें तो हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि जहाँ पे लगने वाली फोर्स है वो जीरो है। फोर्स जीरो है, इस वजह से ऑब्जेक्ट किस में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? जीरो रहता है। ठीक है, तो बाकी न्यूटन्स लॉ की हमने बात कर ली। अभी जो हमें मेन फोकस रखना है वो ये रखना है कि नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो क्या रहने वाली है? जीरो। और ऑब्जेक्ट की हम जो भी बात करेंगे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन का करेंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन प्रॉब्लम्स पे कि किस तरीके से इस पे प्रॉब्लम्स आएंगी और हम उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे को एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक 5 kg का ब्लॉक है, एक 5 kg का ब्लॉक है।
वो यहाँ पर और यहाँ पर एक स्ट्रिंग से टाइड है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन 1, यहाँ पे टेंशन 2 लग रहा है, और मेरे को बोला गया है कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है वो 37 डिग्री का है। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो 37 डिग्री का है, और मेरे से बोला गया है कि जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दिस सिस्टम इज इन, ये जो सिस्टम है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम बात करें तो ऐसा केस हम पहले भी देख चुके हैं, देखा है या नहीं देखा है, हमने देखा है। तो पहला काम तो हम जब ऐसा सिस्टम देखते थे तो क्या करते थे सर, डायरेक्शन या एफबीडी बनाते थे। तो अगर इस 5 kg ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाऊं तो किस तरीके का बनेगा सर, इस 5 kg का ब्लॉक है तो ये अपने वेट के बराबर क्या करेगा, नीचे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 5g mg, तो मास 5 और इंटू g, यानी कि ये इसका वेट हो गया। टेंशन की डायरेक्शन की बात करें तो कैसे निकालते थे सर, हम ऑब्जेक्ट पे खड़े हो जाते थे और जिस स्ट्रिंग पे हमको टेंशन निकालना उस तरफ हम अम्ब्रेला ओपन कर देते थे। तो यहाँ पर टेंशन कुछ इस तरफ होगी और यहाँ पर टेंशन कुछ इस तरफ होने वाली है। ये तो हो गया सर, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं इसका तो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर मैं एक ने इसको पॉइंट मास से बता दिया, इस पे लगने वाला फोर्स 5g नीचे की तरफ, इधर T1 और इस डायरेक्शन में T2, जो कि क्या होगा 37 डिग्री के एंगल पे हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या बन गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक चीज जो मुझे यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, या जिस तरीके से हम इस पे काम करेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो नीचे फोर्स लग रही है उसको कोई ऊपर बैलेंस कर रहा होगा, कोई लेफ्ट में होगी तो उसको राइट पे बैलेंस कर रहा होगा, कोई किसी एंगल पे तो उसको किसी एंगल पे बैलेंस कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जो फोर्सेज होती है वो नेट फोर्स 0 होती है और एक्सेलरेशन जो बॉडी पे होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमें भी क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट पे जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसकी जो फोर्सेज बताइए उसको हमें इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें क्या बोला जाएगा, इसमें से कोई वैल्यूज होंगी जो हमको निकालने को बोल दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमें बोल दिया दिस सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, फाइंड T1 एंड T2 हमको निकालने को बोल दिया गया है, फाइंड T1 T2। तो क्या करना है हमको, हमें जो भी फोर्सेस दी हुई है यहाँ पे, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, हमें जो भी जो फोर्सेस दी हुई है उसको हम x और y कोऑर्डिनेट पे, x और y कोऑर्डिनेट पे हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे कि डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, इसी की बात करते हैं अपन। तो इसका क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। इस डायरेक्शन में तो हमारे पास क्या है, T1 है, नीचे की तरफ सर 5g लग रहा है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, T2 है, जो कि किस एंगल पे है, 37 डिग्री के एंगल पे मेरे को गिवन है। इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये 37 डिग्री के एंगल पे मेरे पे T2 दिया हुआ है विद वर्टिकल। अब मैंने जैसे बोला कि हमको क्या करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो मुझे इसके कंपोनेंट्स करके x और y में इसको बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये 37 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को बनाऊं तो ये 37 डिग्री, तो ये भी क्या 37 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा ज्योमेट्री से, ठीक है। तो ये T2, तो T2 के साथ जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, T2 cos 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, T2 sin 37। अब इतना कर दिया, इसके बाद क्या करना है सर, आप जैसे बोल रहे थे कि जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है उनके कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम में है तो जो फोर्सेज है उसको बैलेंस करना है। तो फोर्सेज कैसे बैलेंस करेंगे सर, सिंपल तरीका है, ये वाली जो x एक्सिस का कंपोनेंट है उसको इसके इक्वल पुट कर देना है, जो y का है उसको y के इक्वल पुट कर देना भाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा नहीं। यानी कि ये वाली जो टेंशन है वो इस वाली टेंशन को बैलेंस करती होगी, ये वाली जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ये ऊपर वाली टेंशन बैलेंस कर रही होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी फाइनल, वो क्या बनेगी, T2 cos 37 इज इक्वल्स टू 5g। अगर g की वैल्यू दी है तो g की वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास, यानी कि y एक्सिस हमने बैलेंस कर दिया है। अब हम x एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास T2 sin 37 इक्वल्स टू T1। ये हमारे पास क्या आ गई है, सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब मान लीजिए कंडीशन में मेरे को g की वैल्यू दे दी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, ये मेरे को गिवन है। तो यहाँ पर 5g की जगह क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा T2 और cos 37, यानी कि अगर मैं 37 वाला एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ये 37 डिग्री होगा। ठीक है, ये 5, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये cos 37 का। तो cos 37 की अगर मैं बात करूं तो cos 37 क्या होगा, 4/5, ये हो गया 4/5 इक्वल्स टू 5, g की वैल्यू 10 दी हुई है, ये हो गया 50। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करें T2 sin 37, यहां से हम देख के बता सकते हैं कितना होगा सर, 3/5 होगा इक्वल्स टू T1। ठीक है, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन से इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ऑन सॉल्विंग वी गेट T1 एंड T2। तो T1 T2 की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं मैं, ये नॉर्मल मैथ से जो आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा कि अपन जो न्यूटन फर्स्ट लॉ पे जो बेस प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपली अपन को क्या करना है कि सर जो भी फोर्सेस दी हुई हैं, जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो भी हमें सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है, हमें क्या करना है, जो भी सिस्टम दिया होगा उस पर जो भी लगने वाली फोर्सेस है पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने सारी फोर्सेस निकाल दी कि कौन सी फोर्स कहाँ पे लग रही, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, जो फ्री बॉडी डायग्राम बना लें उसके बाद, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम गिवन है हमें कि सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में, यानी कि इस केस में जो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेज है वो क्या है, नेट फोर्स उनका 0 है। तो जब नेट फोर्स 0 है यानी कि जो ऊपर वाली फोर्सेज होगी वो नीचे वाली फोर्सेज को बैलेंस कर लूंगी। जो y एक्सिस पे है वो y एक्सिस को बैलेंस कर लूंगी, जो x है वो x एक्सिस पे बैलेंस कर दी होंगी। तो ये वाली फोर्स ने इस वाली फोर्स को बैलेंस कर दिया, इस वाली फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया और इस वाली फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई। उन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, दो अननोन है और दो इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दो अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है मेरे को, यहाँ एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ पर है और इस तरीके से मुझे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मासेस मेरे को बोला गया है, ये m1 मास है, ये m2 मास है। ठीक है, ये एयर में हैंग हो रहा है सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर टेंशन T1, ये टेंशन T2 एंड दिस इज टेंशन T3। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है मुझे, हाँ, यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन के साथ दैट इज थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल बना रही है स्ट्रिंग्स यहाँ पर, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। ये सिस्टम हवा में झूला हुआ है, इस तरफ से कुछ, एक तरफ से यहाँ से पकड़ा हुआ है और एक तरफ से यहाँ पर, और नीचे दोनों ब्लॉक्स लटके हुए हैं, एयर में है ये दोनों ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो T1 और T2 जो स्ट्रिंग है वो 45 डिग्री का बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ एक्सेस, और जो T3 है वो कुछ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, हमसे बोला गया है सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। फाइंड करना है हमको T1 T2, फाइंड T1 T2 T3 एंड थीटा। यानी हमको T1 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, T3 फाइंड करना है और ये थीटा हमको फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और जो तरीका बताया मैंने उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो होप आपने कुछ किया होगा। चलिए देखते हैं। पहला काम तो सर जो फोर्सेस है उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पहले टेंशन की डायरेक्शन देख लेते हैं, टेंशन कहाँ पे लग रही है। सर इस ऑब्जेक्ट पे खड़ा होऊंगा, T1 की तरफ देखूंगा तो टेंशन इस तरफ लग रही है, ब्लॉक से टेंशन इस तरफ है, और इधर देखेंगे तो टेंशन इस तरफ है। यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए टेंशन ऊपर यहाँ पर है और एक टेंशन नीचे की तरफ है, क्योंकि तीन अलग अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन T1 T2 और T3 अलग अलग यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सर दोनों मासेस दिए हुए, दोनों मासेस दिए हुए, तो इन दोनों मासेस पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों मासेस का अलग अलग FBD बना लेते हैं। ठीक है, तो FBD बनाता हूं मैं, यहां पर बना देता हूं।
पहले m1 के लिए बनाते हैं अपन, तो ये मैंने m1 डिनोट कर दिया। ठीक है, m1 पे सर नीचे m1g लग रहा होगा, नीचे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नीचे एक्ट कर रहा होगा m1g। और क्या सर, दो टेंशन है, T1 और T2 दोनों 45 डिग्री पे है, यानी कि यहाँ पर तो T2 एक्ट कर रहा है और यहाँ पर T1 एक्ट कर रहा है, और दोनों 45 डिग्री के एंगल पे है, दोनों 45 डिग्री के एंगल पे है। अब यहां से आपको आइडिया लग रहा होगा कि अपन क्या करेंगे, है ना। चलो अब M2 की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो M2 पे आया अपन, ये M2 के लिए बना दिया। तो पहला चीज तो M2 का वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा M2g। ठीक है, इसके बाद T3 लग रहा है ऊपर की तरफ किसी एंगल थीटा पे, ये T3 एक्ट कर रहा है किसी एंगल थीटा पर। और T2 भी तो लग रहा है सर उस पे नीचे की तरफ, ये T2 लग रहा है नीचे की तरफ। तो बाय ज्योमेट्री जब हम देखेंगे तो ये T2 है वो यहाँ पर विद, हाँ यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। जब आप इसको ज्योमेट्री से प्रूव करेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये तो हमने क्या सर, इनका फ्री बॉडी रहेंगे ना बना लिया M1 के लिए और M2 के लिए। अब क्या करना है सर, अब क्योंकि हमें इक्वल में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, जो फोर्सेस है उसको बैलेंस करना है। क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो पहले इसके लिए बात कर लेते हैं M1g के लिए। नाउ बैलेंसिंग फोर्सेस फॉर M1, नाउ बैलेंसिंग फोर्सेस फॉर ब्लॉक M1 के लिए बात करते हैं अपन। ठीक है, तो जब बात करेंगे तो पहला काम तो सर कि x और y एक्सिस पे इसकी फोर्सेस देखनी है, तो इस तरफ देखते हैं अपन। T2 का 45 डिग्री एंगल पे, तो ये T2 cos 45 और यहाँ पर हो जाएगा T2 sin 45। ऐसे अगर यहाँ पर बात करें तो इधर होगा T1 cos 45 और ऊपर की तरफ हो जाएगा कौन सा, T1 sin 45। इन फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं और x और y में, क्योंकि हमने अब T1 तो यहाँ से गायब हो गया क्योंकि उसका कंपोनेंट ले लिया, और T2 के गायब हो गए क्योंकि उसके कंपोनेंट्स ले लिए। तो x और y एक्सिस में हम इनको ब्रेक करके फोर्सेस लिख देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले तो cos थीटा की। तो यहाँ पे हम देखें T1 cos 45, T1 cos 45 किसको बैलेंस कर रहा है, T2 cos 45 को। cos 45 की बात करें तो 1/√2 और ये भी 1/√2। तो यहाँ से आगे हमारे पास T1 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू T2 इंटू 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट के यहाँ से हमारे पास आ गया T1 इक्वल्स टू T2, T1 इक्वल्स टू T2। एक तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई कि सर ये जो दोनों टेंशन है T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये तो हमने निकाल ली कि T1 T2 की वैल्यू क्या होने वाली है सर, वो सेम होने वाली है, पर वैल्यू क्या होगी वो अभी निकालना बाकी है। ठीक है, तो चलिए अब कहां पर चलते हैं, y एक्सिस पे चलते हैं। y एक्सिस पे देख रहे हैं हम कि T1 sin 45 प्लस T2 sin 45 किसके बराबर है सर, वो M1 g के बराबर है, M1 g के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि बाय सॉल्विंग ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो sin 45 की बात करें तो 1/√2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा T1 अपॉन √2 प्लस T2 अपॉन √2 किसके बराबर होगा, M1 g के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से हम जानते हैं कि T1 और T2 बराबर है, तो क्या मैं T2 की जगह T1 लिख सकता हूँ या T1 की जगह T2 लिख सकता हूँ, अप टू मी है। ठीक है, तो मैं T2 की जगह T1 रख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 T1 अपॉन √2। मैंने T2 की जगह यहाँ से इक्वेशन 1 से T2 की जगह T1 रख दिया है, तो ये T1 हो जाएगा T1 √2 क्या हो जाएगा 2 T1 √2, और ये किसके बराबर होगा सर, ये होगा M1 g के बराबर। यहाँ से मैं T1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी सर 2 मतलब √2 M1 g अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो M1 g अपॉन √2 मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो T1 मेरे पास कितना आ गया है, M1 g अपॉन √2। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई। तो T1 और T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, T1 T2 बराबर थे, वो उनकी वैल्यू कितनी आ गई, M1 g अपॉन √2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा यहाँ पर। ये दो चीज याद रखनी की T1 इक्वल टू T2 था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको साइड में कि हमारे पास रिजल्ट आया है T1 इक्वल टू T2 और दूसरा रिजल्ट आया है T1 इक्वल टू T2 इसके बराबर है सर वो M1G अपॉन √2 के बराबर है। ये हमारे पास पहले दो रिजल्ट निकल के आए हैं। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं अपन M2 ब्लॉक की, यानी कि नाउ बैलेंसिंग फोर्सेस फॉर M2। तो जब M2 के लिए करेंगे तो वापस से ही काम करना है सर। ये थीटा पता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा T2 cos थीटा और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा T2 sin थीटा। इस T2 की बात करें तो ये नीचे की तरफ लगेगा एक तो, और एक इस तरफ लगेगा। इस तरफ क्या थीटा है, ये हो जाएगा T2 cos 45। cos 45 हम जानते हैं क्या होता है, √2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे T2 √2 और यहाँ पर आ जाएगा T2 √2। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर आएगा T2 sin 45। तो sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे आ गया T2 सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पर T3 फोर्स थी हमारे पास, है ना। तो ये T3 cos थीटा होगा और ये T3 sin थीटा होगा। अब हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो नाउ बैलेंसिंग फोर्सेस फॉर M2। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं पहले, या पहले वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो पहले फोर्सेस को लिख लेते हैं हम। तो पहले एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं अपन, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है। तो ये हो गया T3 cos थीटा, किसके बराबर है सर, ये है T2 अपॉन √2 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 1 2 तो हमारे पास वो थी सही, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, कैसे आई ये सबको पता चल रहा है ना। ये T3 cos थीटा है वो किसके बराबर होगी सर, इस वाली साइड के T2 cos 45 के। cos 45 की वैल्यू √2 है, मैंने डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा शायद। ठीक है, चलिए अब वाई एक्सिस को बैलेंस करते हैं। तो वाई एक्सिस में मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो T3 sin थीटा है वो किसके बराबर है सर, नीचे वाली फोर्सेस के, दैट इज T2 √2 प्लस M2G। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई है। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई है। अब क्या करना है सर, अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ को 3 से डिवाइड कर दूंगा, 1 डिवाइडिंग। अब जो है हमारा काम खत्म हो गया, हमारे पास मैथ्स बची है, 1 डिवाइडिंग 4/3। तो जब 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, T3 से T3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी दे दूं T3 sin थीटा अपॉन T3 cos थीटा। ठीक है, और यहाँ की अगर बात करें तो ये T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा मेरे पास M2G, यानी कि 1 प्लस M2G बच जाएगा, है ना कुछ। यहाँ मेरे पास बचेगा T2 √2 प्लस M2G अपॉन T2 √2। ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये T3 से T3 कैंसिल आउट हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा हो गया और वहां पर क्या रह जाएगा मेरे पास, ये रह जाएगा, तो ये रह गया T2 अपॉन √2 प्लस M2G अपॉन T2 √2। ये मेरे पास फाइनल आ गया है। तो थीटा मेरे पास आ गया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देता हूं फॉर टाइम बिंग। ठीक है, अब यहाँ पर T1 T2 को भी सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैं जानता हूँ कि T1 T2 किसके बराबर होता है, M1G/√2 के बराबर होता है ना। तो यहाँ से जो मैं ये T2 की वैल्यू है, ये T2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या पुट कर दूंगा, M1G/√2 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 5, तो पुट करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू T2 की जगह मैं पुट कर रहा हूं अब ये M1G अपॉन √2 प्लस M2G अपॉन M1G अपॉन √2 इंटू √2 पहले से था यहाँ पर और एक और √2 आ गया, यहाँ पर भी √2 आएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई है। तो इस तरह का आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इधर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पर, इस इक्वेशन को मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर। tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया है यहाँ से, अगर मैं देखूं तो g कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, है ना। तो g कॉमन लिया मैंने यहाँ से, मेरे पास क्या बचेगा m1/2 √2 इंटू √2 हो जाएगा प्लस m2, और नीचे क्या रह गया मेरे पास m1g अपॉन 2। तो ये g से g कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा tan थीटा, वो क्या निकल के आ गया है, वो आ गया है मेरे पास m1/√2 प्लस m2 अपॉन m1/2। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया है। ठीक है, अब जब थीटा निकल के आ गया मेरे पास, तो इस थीटा की, यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स भी हो जाएगा। जब उसको सॉल्व करेंगे, अभी तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज दिए, जब वैल्यूज देंगे तो इतनी डिफिकल्ट वैल्यू नहीं होगी, कुछ नॉर्मल सी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये थीटा निकल के आएगा, इसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने पहले लिखी थी। ठीक है, जैसे t2√2 इक्वल्स टू t3 cos थीटा लिखा था हमने, तो वहां पे थीटा की वैल्यू लिख देंगे, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, t3 आ जाएगा। तो ऑन फर्दर सॉल्विंग जो इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 3 थी ना, ऑन सॉल्विंग एंड पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट t3। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, t3 भी आ जाएगा। अभी अगर हम आगे t3 सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी, और आपको समझ में आ गया होगी किस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमें सिर्फ वैरायटी देखनी है किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो शीट होगी उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां पर वैल्यूज दी होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक सर्कल दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और एक दीवार यहाँ पर है और एक दीवार यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, इसको नीचे साफ कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, हमको बोला गया है कि जो सर्कल है इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो मास है इस ऑब्जेक्ट का, इस सर्कल का, वो है 5 kg। ठीक है, और क्या कंडीशन दी हुई है, यहाँ सेंटर से, ये सेंटर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा बन गया नहीं डायग्राम के हिसाब से, ये थोड़ा यहाँ पर होगा मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो मेरे को दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमको गिवन है, मेरे से बोला गया है यहाँ पर कहीं पर n1 होगा और यहाँ पर कहीं पर n2 नॉर्मल होगा। ठीक है, मेरे को बोला गया है फाइंड n1 and n2 if system is in इक्विलिब्रियम, और मेरे को g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया, n1 n2 देख लिया हमने कि सर यहाँ पर n1 n2 की डायरेक्शन, तो मतलब पॉइंट बता दें कि यहाँ पर n1 n2 लग रहा है, पर ये नहीं बताया कि n1 n2 की डायरेक्शन कहाँ पर है, तो वो हमें निकालनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए आप और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने। चलिए तो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है,
ये प्रॉब्लम आपने न्यूमेरिकल नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा साफ करना चाहूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, या यहाँ पर मैं साफ साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको देख के हमें पता चल रहा है कि सर ये सर्कल है, और जो सर्कल का नॉर्मल होता है ना सर, वो हमेशा कहाँ पर पॉइंट करता है सर, वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। ये हमें पता है, हमने नोट भी लिखा है कि सर जो सर्कल होता है उस पर जो भी नॉर्मल होता है वो कहाँ पर होता है सर, सेंटर की, सॉरी जो सर्कल का सेंटर होता है उसकी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर हम ज्योमेट्री देखें इस डायग्राम की, ठीक है, थोड़ा सा रफ सा सर्कल बन गया ना, ढंग से नहीं बना। ठीक है, चलो जैसा ही बन गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, अगर मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस सरफेस से, तो N2 की डायरेक्शन, यानी कि इधर थोड़ा सा इरेज कर दूं, यानी कि इस डायरेक्शन में कहीं पर N2 की डायरेक्शन होगी, ये सर्कल के सेंटर की तरफ N2 की डायरेक्शन, और ऐसे ही यहाँ से N1 की डायरेक्शन होगी यहाँ पर जब मैं कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और नीचे इसका वेट ऐड कर रहा होगा, दैट इज 5 इंटू जी, यहाँ कितना है 10, तो 50 न्यूटन नीचे की तरफ ये वेट लगा रहा होगा। ये तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा ऐसे, अभी हम चाहें तो फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, पर जो मेन है वो यहाँ पर ज्योमेट्री है। ठीक है, ज्योमेट्री पे आते हैं वापिस से। जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं, क्या क्या देख पा रहे हैं पहले तो उसकी बात करते हैं कि ये नॉर्मल यहाँ पर है। ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पर है, तो नॉर्मल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो सेंटीमीटर भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, और एक यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी गिवन है सर, यहाँ से अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये डिस्टेंस सर मेरे को 4 गिवन है। कितना गिवन है, 4 गिवन है। अब इसकी ज्योमेट्री देख के, 5 4 की ज्योमेट्री देख के हम ये बोल सकते हैं कि सर ये किसी ट्राइंगल, यानी कि ये 5 है ना, उसके सामने वाला 4 और ये 3, ये 5 ये 4, तो सर ये 3 होगा या नहीं होगा, ये ज्योमेट्री से हम जानते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा ना बच्चों, वो कितना बनेगा, 53 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा वो 53 डिग्री होगा, और ये वाली जो साइड है वो 3 होगी। ये ज्योमेट्री क्यों निकाल रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। इसको यहाँ से अपन हटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे को 4 गिवन थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस r है, और ये क्या है सर, ये नॉर्मल है N1। ठीक है, क्योंकि अभी हम कंपोनेंट्स निकालेंगे तो हमारे को यहाँ पर काम आएगा ये सब। ठीक है, चलिए अब इस वाली साइड पे जाते हैं। इस वाली साइड की अगर नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर नॉर्मल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल N2 है, ये डिस्टेंस 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो मैं यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये डिस्टेंस मुझे 3 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी सर, 4 हो जाएगी। और ज्योमेट्री से वापस से देखें तो ये एंगल इस बार कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। ये दो एंगल से 53 और 37 एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो अपन इसीलिए इनको बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, 53 और 37 डिग्री, ये हमने ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड भी करूँ एक बार, तो ये पूरी एक्सटेंशन में कितनी हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं एक बार। यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा सर, नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, जो कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में N2 लग रहा होगा, तो हमें पता है कि जो ये फोर्सेस होती है इनको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इनको यहाँ से तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके डॉट के इधर लेके आ जाऊंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ गया, N2 आ गया। और ये N2 कितना एंगल बना रहा है सर, ये N2 एंगल बना रहा है हमारे पास यहाँ पर, कितना बना रहा है, 37 डिग्री। और ऐसे अगर मैं N1 की बात करूं तो N1 सर इस तरफ लग रहा है कहीं पर, और वो कितना एंगल बना रहा है सर होरिजोन के साथ, सर वो 53 डिग्री का बना रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप कि यहाँ पे 37 और 53 डिग्री एंगल लिखे मेरे को, क्योंकि मेरे को क्या करना है, उनके कंपोनेंट्स करने, इसलिए मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री में जाना पड़ा और ज्योमेट्री से मैंने एंगल्स निकाल लिए 53 और 37। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हमने 37 और 53 क्यों निकाले हैं।
ठीक है, चलो अब इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट यहाँ पर होगा n1 का, दैट इज n1 cos 53, और एक ऊपर की तरफ होगा दैट विल बी, एक ऊपर की तरफ होगा दैट इज n1 sin 53। ऐसे अगर n2 की बात करें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा n2 cos 37, और एक ऊपर की तरफ हो जाएगा दैट इज n2 sin 37। अब क्या करना है सर, अब तो वही है जो हम हर बार करते हुए आते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको, चलो अभी हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या करनी है सर, फोर्सेस बैलेंस करनी है। फोर्सेस कैसे बैलेंस होगी उस पर आए हम, तो फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे कर लेते हैं और फिर वाई एक्सिस पे कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, n1 cos 53 बराबर किसके हो जाएगा सर, ये हो जाएगा n2 cos 37 की। cos 53 की बात करें तो यहाँ पे मैंने बना रखा है, cos 53 क्या हो जाएगा सर, 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ से आ जाएगा n1 इंटू 3/5 इक्वल्स टू n2। और cos 37 की बात करें तो हमने इससे पहले बनाया था डायग्राम। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4/5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस बैलेंस्ड। अब वाई एक्सिस पे चलते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो वाई एक्सिस की अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो वो कितनी होंगी सर, वो होंगी n2 sin 37 प्लस n1 sin 53, और ये किसके बराबर है सर, ये 50 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करते हैं अपन। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ 37 वाला, ये 37, तो ये सॉरी ये 3, ये 5, ये 4, तो साइन 37 हो जाएगा हमारे पास 3/5। तो n2 इक्वल्स टू 3/5 प्लस साइन 53, साइन 53 यहाँ से देखें तो 4/5 आ जाएगा n1 इक्वल्स टू 4/5 इक्वल्स टू 50। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दो अननोन्स हैं और दो वेरिएबल्स है, तो हमें पता है कैसे ऑन सॉल्विंग दिस हमें क्या मिल जाएगा, n1 और n2 की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा और वहां पर n1 और n2 की वैल्यू को ऑन फर्दर सॉल्विंग we get n1 and n2। ठीक है, तो आपको समझ में आओगे किस तरीके से प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ पर। कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, किस तरीके समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा यहाँ पर क्यों किया, तो मैं वहां पर बता दूंगा आपको। ठीक है, इस बार क्या दिया हुआ मेरे को डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, एक वेज दिया हुआ है मुझे। ठीक है, उस पर यहाँ पर एक वॉल है और उस वॉल पर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक का मास m दिया है मेरे को और इसकी टेंशन T में लिखने की जरूरत नहीं, T लिख देते हैं। और ये जो एंगल है वो मेरे को 37 डिग्री गिवन है। मेरे से पूछा गया है फाइंड, इस बार फाइंड करना है मुझे टेंशन और नॉर्मल मेरे को फाइंड करना है जब सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। इस बार जी की कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो जी की अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरे को गिवन है। ठीक है, तो पहला काम तो सर कि जो फोर्सेस लग रही हैं इस ऑब्जेक्ट में, फोर्सेस निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सर इस ऑब्जेक्ट में खड़ा हूँ, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उस तरफ मेरे को अम्ब्रेला ओपन करना है, तो इस तरफ सर टेंशन की डायरेक्शन होगी। नॉर्मल की अगर बात करें तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है सर उसके परपेंडिकुलर लगता है, तो इस डायरेक्शन में कहीं पर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, वेट की बात करें तो सर वेट कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि इस डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं हम। यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं मैं फ्री बॉडी डायग्राम।
ठीक है, तो टेंशन तो किसी इसी डायरेक्शन में लग रही होगी मेरे पास, ये टेंशन, ठीक है, यहां से अगर आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास लग रहा होगा नॉर्मल, और नीचे की तरफ मेरे पास ऐड कर रहा है क्या, एम जी। अब ये 37 एंगल डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 37, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये वो 37 डिग्री आएगा। बाय ज्योमेट्री आप करके देख लीजिएगा, ये एंगल जो है वो क्या आएगा, 37 डिग्री आएगा। चाहे तो मैं करके भी बता दूं, इसको यहाँ से आप बड़ा करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 37 होगा, 90 होगा, तो 90 माइनस 37 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अगर ट्राइंगल की बात करूँ, इस तरह आप बार बार लिख देते हो, कैसे लिखते हो, ये 37 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एम जी वर्क कर रहा है, और यहाँ पर एक मैंने एक और एंगल यहाँ पर मान लिया है, तो ये 90 होगा। ठीक है, ये 37, तो ये कितना होने वाला है, 90 माइनस 37, क्योंकि अब ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 माइनस 37 है, तो ये क्या हो जाएगा, 37। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया है, 37 डिग्री आ गया है। अब क्या करना है सर, कंपोनेंट्स करने, सिंपल सा काम है। तो mg का कंपोनेंट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये mg एंगल के साथ है, तो ये mg cos 37, और एक आएगा हमारे इस तरफ, दैट विल बी mg sin 37। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है कि सर जो फोर्सेज है उसको एक्स और वाई एक्सिस में बैलेंस करना है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी कि सर यहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो नॉर्मल है हम इस बार क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस क्या है, मान लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट्स मानना है हमारी जिम्मेदारी है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे। हमें फोर्सेज में तो बैलेंस करनी है, तो ये वाली फोर्सेज को इसके साथ बैलेंस कर देंगे और इसको इसके साथ बैलेंस कर देंगे, तो वही काम अपन को यहाँ पर करना है। ठीक है, तो चलिए फोर्सेस बैलेंस करते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा सर, जो टी है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, वो हो जाएगा mg sin 37 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे अगर हम बात करें वाई एक्सिस में, तो जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर, वो हो जाएगा किसके बराबर, mg cos 37 के 37 और 40 की वैल्यू वहां से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई। यही बोल दीजिए कि जब इसको सॉल्व करोगे तो टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो होप आप सबको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी सिस्टम हमें दिया है उसमें हमें ये लेके चलना है कि जो फोर्सेज है वो क्या है, नेट फोर्स 0 है सिस्टम में, नेट फोर्स 0 है, इस वजह से जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है और एक्सेलरेशन जो है वहां पर वो क्या है, 0 है। तो हमें सारी कंडीशंस में क्या करना है कि जो फोर्सेज है उनको बैलेंस करना है, क्योंकि फोर्सेज क्या है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि जो एक्स एक्सिस की होगी वो एक्स एक्सिस को बैलेंस कर रही होगी अपोजिट एक्स एक्सिस में, और जो पॉजिटिव एक्सिस में वो नेगेटिव एक्सिस को बैलेंस कर रही होगी। और जब उनको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी अननोन से वो हम इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो कल की क्लास में हमारा फोकस रहेगा न्यूटन्स सेकंड लॉ पे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।